अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 9 निर्भय बनो। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921 ईस्वी, निधन सन 1977 ईस्वी। साहित्य प्रकार उपन्यास। आज हम इस उपन्यास का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पढ़ा, उपन्यास किसे कहते हैं यह भी पढ़ा, आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं यह भी जाना। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा प्रियोदा राय मैट्रिक में पढ़ता है, वह सेवाभावी लड़का है। हर रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत ही आत्मीय व्यवहार करता है। एक बार उसके ही दल का जो सदस्य है कालू एक नए लड़के को लेकर आता है। मोना यानी मनमोहन नामक लड़के को लेकर आता है। प्रियोदा उसे कई प्रश्न पूछता है और मोना है उसे सही सही उत्तर देता है। प्रियोदा के पूछने पर कि तुम्हें तैरना आता है, इसके उत्तर में मोना कहता है, मेरे साथ आगे पढ़िए। जी नहीं, प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा। सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक जो सदस्य है उससे क्या कहा कि मोना को तैरना नहीं आता। फौरन उसने उत्तर दिया, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में उसे मैं फेंक दूंगा तो वह खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में भले ही कमज़ोर है लेकिन उसका शरीर मजबूत है। वह हर रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके सभी साथी सूरज पहलवान कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जिनके अंदर जो गुण है उसके अनुसार ही प्रियोदा सभी को कार्य सौंपता है। सूर्य नारायण भले ही कमज़ोर है लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि उसे तैरना आता है, उसका शरीर काफ़ी मजबूत है। उसको उसी के अनुसार कार्य सौंपा जाता है कि दल के सभी सदस्य को तैरना सिखाना। आगे पढ़िए। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने फखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। सभी सदस्य ने मोना से क्या कहा, गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन को पहले शर्मा गए, लजाया, लेकिन जब प्रियोदा ने आग्रह यानी फरमाइश की तो उसने गला फखार कर साफ किया। हम भी अगर कोई गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, कविता गाते हैं तो पहले अपना गला फखार कर साफ करते हैं। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। मतलब राम और रहीम को न जुदा करो, हम सभी एक ही है, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन हमारा जो दिल है वही सच्चा होना चाहिए। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। तो यहाँ पर
बताया गया है। प्रियोदा कहते हैं तालू से कि तुम जो प्रभात फेरी में हम जो गीत गाते हैं वह दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी किसे कहते हैं? प्रभात फेरी का मतलब सुबह के समय से है। सुबह 4 बजे के बाद का समय प्रभात फेरी के लिए योग्य होता है। 4 बजे के बाद का जो समय है तब कुछ लोग एकत्रित होकर प्रभु का भजन करते हैं और आसपास के इलाके में घूमते हैं। इसे प्रभात फेरी कहलाता है। प्रभात फेरी यानी आसपास घूमना। तो हम जो सुबह प्रभात फेरी में जो गीत गाते हैं उसे तुम मोना को सिखा देना। आगे पढ़िए। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया यानी कि अब शाम होने आई, संध्या समय था। चित्र में दिखाई दे रहा है कि सूरज अपनी अंतिम किरणें पानी की ओर, देखिए पानी के ऊपर हमें सूरज की अंतिम किरणें साफ दिखाई दे रही है। बालूचर पर लाली उतर आई, जैसे पानी के ऊपर लाली उतर आई है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु यानी पंछी जो दल यानी समूह में एक साथ बांसवन की ओर लौटने लगे। जहाँ पर उनका बसेरा था बांसवन की ओर लौट रहे थे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य भी पंक्ति बांधकर लौटे और पुल के पास जो एक गाड़ीवान था वह तन्मय होकर अपनी ही धुन में वह एक गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। यह बिहारी भाषा का गीत है। उपन्यास, आंचलिक उपन्यास की यही विशेषता है कि उपन्यास में वहाँ की भाषा और बोली का उपयोग होता है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया, पीबेत काला लोटा ले लेत छीन। तृतीयानंद जाने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी टट्ठाई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। फायर की आवाज़ आई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। कि एक पखेरु यानी पंछी बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। बालू यानी नदी का रेतीला तट, वहाँ पर गिरकर वह छटपटाने लगा। उसके साथ का जो जोड़ा था यानी जो दूसरा पंछी था वह बहुत ही देर तक रोता रहा। विकल यानी व्याकुल होकर। मटमैले अंधकार में एक अर्दिली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। के मटमैले अंधकार में अर्दिली नुमी यानी अफसर का जो नौकर है वह आया और पखेरु यानी जो पंछी है उसके देने यानी चिड़िया के जो देने पंख है उसे पकड़कर चिल्लाया कि मिल गया हुजूर, हमारा जो शिकार है वह हमें मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी थचड़ा है। अर्दली यानी अफसर का नौकर, तो जो हमारे सब डिप्टी साहब है उसका यह नौकर है, साला भारी थचड़ा है यानी मूर्ख है। थचड़ा यानी मूर्ख। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। कि दल का एक नियम भी था कि किसी भी समय बोलते वक्त हमारे मुंह से
तो ये अपशब्द न निकाला जाए। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के जो नायक है प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने हमने क्या देखा कि सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर एक पंक्ति से नदी के पुल के पास पहुँचे। वहाँ एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसका जो अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब का जो एक सदस्य है इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, आगे पढ़िए, कि नियम है सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, यानी अब तक तुम 7 गलतियाँ कर चुके हो। यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? गाली किसे कहते हैं? हम जो खराब शब्द बोलते हैं, असभ्य शब्द बोलते हैं। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये प्रियोदा ने क्या कहा कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम उसे गाली दे या कुछ भी कहे, लेकिन हमारा जो मुंह है, तुम्हारा जो मुंह है वही खराब होगा। गाली बोलने से हमारा ही मुंह खराब होता है, किसी का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वे लोग अगर गाली बोले तो क्या कई लोग ऐसे हैं जो बार बार अपने मुंह से गाली यानी अपशब्द बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स यानी नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है, यानी वह देरी से समझता है। कोई भी बात हो उसे वह देरी से समझता है। मैं इसे समझा देता हूँ। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। कि यहाँ पर क्या हुआ कि प्रियोदा के मुँह से अचानक निकला शब्द, दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुँह से नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम ने माफ़ी मांगी, परंतु फिर उसके मुँह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी कि हमारे दल का नियम है कि हम कभी भी अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। और इब्राहिम इसके उत्तर में कहता है कि उसका तर्क था, उसका विचार था कि अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। तब क्लब के नियम के याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया गया। और आगे क्या कहा गया कि सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा लेते हैं, अपने अपने घर जाने के लिए विदा लेते हैं। और मोना उसे कहा जाता है, कालू उससे कहता है कि तू रास्ते में डरेगा, चल मैं तुझे पहुंचा दूं। यहाँ पर देखिए चित्र में सुनसान जगह है। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू।
और प्रियोदा ही मोना के साथ जाता है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीड़ फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? कि यहाँ पर मोना का डर कम करने के लिए प्रियोदा क्या कहते हैं, रास्ते में वह चुप रहे, लेकिन एक सुनी जगह पर आकर वह रुक गए। सड़क की दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, दोनों ओर बहुत ही दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े यानी खंडहर हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा कि जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीड़ फाड़ होती थी, यानी पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है। संतालिया यानी एक आदिवासी जाति का नाम है संतालिया। उसी तरह वह झुंड बांधकर, यह जाति जब मृत्यु करती है तो झुंड बांधकर करती है, उसी तरह सब नाचती है। अकेले यहाँ आ सकते हो? इसी तरह वह मोना से बात कर उसे पूछता है कि तुम अकेले इस रास्ते पर कभी आ सकते हो क्या? जी नहीं, प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी तो कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 काम करने वाले तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना। 10 यानी 10 काम यानी देश का काम। यहाँ पर हमें बताया गया है 10 यानी 10 काम। तो 10 अच्छे काम करने वाला जो इंसान होगा उसे कभी भी भूत का डर नहीं रहता। चलो शुरू करो यह गाना मेरे साथ। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। जुदा यानी अलग। मनमोहन सूने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सूना खंडहर और उजड़ा हुआ मकान मिला जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती है। यह जानकर मोना क्या करने लगा, डरने लगा। और जो प्रियोदा है वह मोना का डर कम करना चाहता था और उसे कहता है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु महाजन ने मुझसे क्या कहा था कि 10 काम यानी अगर हम 10 काम करेंगे, 10 अच्छे काम करेंगे तो भूत भी हमारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तो यहाँ पर 10 और देश का काम करने वाले तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। 10 और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। यहाँ पर 10 काम करने वाले का मतलब ही यही है। 10 और देश का दोनों का काम जो भी इंसान करता है उसे ना दिन की परवाह होती है ना ही रात, उसे कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है, कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इसी तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तो यहाँ पर निर्भय बनना चाहिए, यही हमें बताया गया है कि सच्चे तपस्वी और जो साधु है वह निर्भर होकर वन में घूमते हैं, ना ही उसे
किसी पशु का डर रहता है, जंगली जानवर का डर रहता है, ना ही किसी सांप या जीव जंतु का। उनके अंदर निर्भयता का गुण है, वह भरा हुआ होता है। भय इंसान को फायर बना देता है। जिनके अंदर डर होगा वह कमज़ोर होंगे। निर्भयता विजय की पहली सीढ़ी है। निर्भयता का गुण हम सभी में होना चाहिए। जिनके अंदर निर्भयता का गुण होगा वह एक ही नज़र में शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। निर्भयता का स्पर्श पाकर रोगी भी स्वच्छ हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इस इकाई से यही गुण सीखने को मिला है कि हमें भी निर्भय बनना चाहिए। किसी भी कार्य में हमें डरना नहीं चाहिए और निर्भयता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यह गुण होगा तो हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आपको शब्दार्थ और टिप्पणी मुहावरे अपनी कॉपी में लिखना है और इस इकाई का स्वाध्याय भी अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।